हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी टॉपिक हमारा चल रहा था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं इसमें हम हमारे कोर्स में 6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। इनमें से 2 जो हैं कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन जो है वो हम आपको इंटरमीडिएट करा चुके हैं। और कार्बोनियम आयन जो है वो किसी टेक्निकल इशू के कारण वो 2 वीडियो में है, तो सेकंड वीडियो उसी के ही कंटिन्यूएशन में है। तो आप एक वीडियो आपका फिनिश होने के बाद में दूसरा वीडियो उसको देखेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया हो तो कर लेना। तो 2 हमारे इंटरमीडिएट हो गए। आज हम नेक्स्ट जो है थर्ड इंटरमीडिएट वो कर रहे हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ठीक है, तो इसमें भी हम यही पहले शॉर्ट नोट के तरीके से ये आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर इनका क्या होता है ये देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे कैसे बनते हैं, स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी में भी हम एल्किल की देखेंगे, एलिल की देखेंगे, बेंजिल की देखेंगे। तो इस तरीके से हम इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। फिर उसके बाद में हम इसका रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर सब टॉपिक्स वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका अगर हम समांश विखंडन, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, समांश विखंडन कराएं तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, समांश विखंडन करा रहे हैं, इसे ही हम बोल सकते हैं वाया फिशुक एरो। ये जो रिएक्शन होती है ये कैसे होगी, वाया फिशुक एरो से होगी। फिशुक एरो हमारा कैसा हो गया, इस तरीके का जो एरो है, सिंगल हेडेड एरो जो है उसे ही हम फिशुक एरो कहते हैं। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कि ये कैसी होती हैं, इनके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ओड संख्या होती है ना हमारी 5, 7 ऐसे करके, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। कि यहाँ पर क्या है, कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन दे आर पैरामैग्नेटिक। कि ओड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। कि इस रीजन के कारण हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल जो हैं वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव है। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए थे, 8। तो ये कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो गए। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की जिनमें कमी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह से, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक्ट करते हैं। ये सारी जो टर्म्स हैं हिंदी इंग्लिश की, तो वो इंग्लिश के टर्म्स एक बार आप कर लोगे तो वापस आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली होते हैं न्यूट्रल। फ्री रेडिकल जनरली रिएक्ट विद फ्री रेडिकल। कि ये जो है अनदर फ्री रेडिकल जो है उसके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। इनका हाफ लाइफ जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, शॉर्ट होता है। और इनकी जो रिएक्शन ये कहाँ बनते हैं, वो जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो, अल्ट्रावायलेट लाइट या परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। कि इनमें से किसी की भी प्रेजेंस होगी तो ये बनेंगे, ये इस टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ठीक है, दे आर प्लेनर टू पिरामिडल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, कि इसमें बड़ा मुश्किल है इनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। तो ये प्लेनर टू पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है इनकी। और वो क्यों होती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप और एटम अटैच टू द कार्बन एटम हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन। कि जिस कार्बन एटम के ऊपर क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो कार्बन एटम किस ग्रुप से या किस एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर ही हम इसको क्या बता रहे हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं प्लेनर से पिरामिडल तक हो सकती है। ठीक, कार्बन जो है वो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, और जब ट्रांजिशन स्टेट होती है तो वो sp2 बन जाता है। तो इसमें हमने कहा कि अटैच जो ग्रुप आइटम है उनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं इसको कि इनकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है। जैसे
एग्जाम्पल अगर हम ले CH3 मैथिल फ्री रेडिकल हो गया ना, तो यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ में H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, H एटम जुड़ा हुआ है, और ये क्या हो गया हमारे पास में प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, प्लेनर। और ट्राईफ्लोरोमेथिल फ्री रेडिकल अगर हम ले F3C, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, पिरामिडल होती है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है, ठीक। कार्बन हम कह रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, तो कार्बन 3 अदर एटम के साथ में जुड़ा होगा, और ये इसका क्या हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल जो था, इसके अंदर क्या आ गया हमारा, pz ऑर्बिटल के अंदर क्या आ जाएंगे, फ्री रेडिकल आ गया। और जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसकी, तो इस समय में क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट बनने में यहाँ पर तीनों जो हैं अदर एटम के, ये तो सेम प्लेन में रहेंगे, और pz ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसमें कि रेडिकल आ जाता है, जो बन रहा है वो आ जाता है। अनादर इसको जब कन्वर्ट होता है ट्रांजिशन स्टेट से, तो इसका ये क्या हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि रेडिकल जो है pz ऑर्बिटल वो ऊपर था, यहाँ पर ये चीज़ नीचे आ गया, अगेन sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कार्बन का, वो sp3, और ट्रांजिशन स्टेट में sp2 अगेन sp3 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन के अंदर किया था, कि इनमें क्या था हमारे पास में, कि जैसे हम कार्बोकैटायन की बात करें, तो कार्बोकैटायन में हमने बताया था कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बियरिंग जो कार्बन है, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन कितनी डिग्री कार्बन है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कुछ भी बोल सकते हो। तो वही चीज़ हमें सेम यहाँ पर करनी है। तो वहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए थे, तो यहाँ मैं एक एक दो एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझा देती हूँ एक बार, कि प्राइमरी या 1 डिग्री फ्री रेडिकल कौन सा हुआ, CH3 मैथिल रेडिकल, कई बुक में इसको मैथिल को अलग से भी लिख देते हैं, ठीक है। और एथिल रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल जो है कि CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर सी के ऊपर क्या है, रेडिकल बन रहा है ना, ये कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से। सेकेंडरी 2 डिग्री CH3 CH रेडिकल CH3, तो आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल हो गया, ये कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल बन रहा है, ये कितने कार्बन से जुड़ गया, ये 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी फ्री रेडिकल, या 3 डिग्री भी बोलते हैं इसको, CH3 CH3 CH3, सी के साथ में 3 CH3 ग्रुप जुड़ गए, और फ्री रेडिकल किस कार्बन के पास में, इस वाले कार्बन के साथ में, तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा, टर्शियरी कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल हो गया ये हमारा 3 डिग्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें हम 2 मेथड देख रहे हैं। फर्स्ट है बाय थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, उसका हम क्या करा रहे हैं, या तो थर्मल करवा लेते हैं या फोटोकेमिकल समांश विखंडन उसका करवाते हैं, ठीक है। जैसे X2 था हमारे पास में, इसकी हमने HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, X रेडिकल प्लस X रेडिकल, ROOR, ठीक है, परोक्साइड, इसके हमने HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास में RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक। सेकेंड है इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, की किसी भी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हम ले तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। RCOONA, हमने RCOH था ना, तो उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, तो एक H को किससे रिप्लेस कर दिया, सोडियम से, Na से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया हमारा RCONA। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड और कैथोड पर हमारे पास में क्या बन जाएंगे, RCOO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अब RCOO नेगेटिव जो है एट एनोड क्या कर रहा है, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर इसने क्या बना दिया, RCOO रेडिकल बना दिया, इसने क्या बना दिया, RCOO रेडिकल बना दिया, और ये हमारे को क्या दे देगा, R रेडिकल प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, ये R फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया था, X फ्री रेडिकल, यहाँ हमारे पास में बन गया RO फ्री रेडिकल बन गए। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन है वो होता है। अब आता है इनका नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी,
कि स्टेबिलिटी इनकी क्या है। स्टेबिलिटी इनकी होती है क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की क्या है इनके पास में कमी है। और हमने इलेक्ट्रॉन की कमी वाला दूसरा कौन सा पढ़ा था, कार्बोकैटायन पढ़ा था, कार्बोनियम आयन। तो वहाँ भी क्या था, वहाँ आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वह भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहाँ भी। तो वहाँ हमारे पास ऑर्डर हमने कार्बोकैटायन का क्या देखा था, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, कि तृतीयक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है। तो वही ऑर्डर यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल की। एल्किल फ्री रेडिकल जो है डिफरेंट टाइप के 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, उसमें बताया था आपको, अति संयुग्मन इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसे बंध रहित अनुनाद भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया हमारा, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बंध रहित विन्यास, एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों के बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देखें फ्री रेडिकल की, तो वो क्या हो गई हमारी, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं कि R3C R इज इक्वल टू CH3 मान लो, ठीक है। R3C हमने लिया, तो R3C में हमारे पास में कितने बीटा, अच्छा, यह हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, कि बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और बीटा हाइड्रोजन क्या हुआ, बीटा हाइड्रोजन हुआ कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बन रहा है उसके समीप वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, वो बीटा कार्बन हुआ, उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने R इज इक्वल टू CH3 लिया, तो इसके साथ में 3 CH3 कहाँ आ जाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये भी इसके करीब हो गया, ये भी करीब और ये भी करीब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 9, क्योंकि हम R इज इक्वल टू CH3 ले रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारे 9 हाइड्रोजन। CH3 इसमें R2CH ले लिया हमने, तो ये हमारा हो गया था 3 डिग्री, ये कितना हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो, ठीक है ना। तो कितने हो गए यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि 3 इसके होंगे और 3 दूसरे वाले R के हो जाएंगे। RCH2 1 डिग्री हो गया, इसमें कितने हो गए हमारे पास में, 3 हो गए हैं, ठीक है। और CH3 में है ही नहीं बीटा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कितनी आ जाएंगी, इसकी 10 आएंगी, इसकी 7 आएंगी 2 डिग्री की, और 1 डिग्री की कितनी आएंगी, 4, और मैथिल का कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, वही जो बनेगा। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 डिग्री से और मैथिल तक जा रहे हैं तो कम हो रही है, मतलब या कह दो मैथिल से 3 डिग्री तक आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ही क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी क्या हो गई कि 3 डिग्री की ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री की, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री की, और 1 डिग्री की ज़्यादा होगी किससे, मैथिल फ्री रेडिकल से होगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल हम इसके अंदर एथिल फ्री रेडिकल का लेकर बता रहे हैं, ठीक है। एथिल फ्री रेडिकल जो है तो इसमें हमारे पास में क्या हो गया, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल। अगर हम इसमें देखें कि जिस कार्बन के ऊपर क्या था, फ्री रेडिकल था, वो कार्बन नियरेस्ट कार्बन, उसका इसका नियरेस्ट कार्बन तो एक ही है यहाँ पे। ये इस कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन लग रही है, 3 हाइड्रोजन लग रही है ना। तो ये हाइड्रोजन जो है वो 1 बाई 1 करके क्या बनाएंगे, डिफरेंट अनुनादी संरचनाएं इसकी बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें इन तीनों H के साथ में क्या होगा, ये वाला जो रेडिकल है वो आएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा ये। तो एक बार इस H के साथ में आ गया, एक बार इस वाले H के साथ में आ जाएगा और एक इस H के साथ में आ गया। तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई इसके अंदर, 3 तो 3 H के कारण बनेगी और एक इसकी पहले थी। तो टोटल जो स्ट्रक्चर इसमें बनी वो हो गई है 4, ठीक है। तो एथिल फ्री रेडिकल को अगर हम देखें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 बीटा हाइड्रोजन की 3 बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल एंड बेंजिल फ्री रेडिकल। अच्छा, इसमें मैंने एथिल फ्री रेडिकल का तो आपको मैंने करके बता दिया है। मैंने कार्बोकैटायन में भी आपको बताया था कि 1 डिग्री का मैं बता रही हूँ, 2 डिग्री और 3 डिग्री की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आप अपने रफ कॉपी में बनाकर देख सकते हैं कि कैसे कितनी बनेंगी। और जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लिख कर पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, अभी हमने एल्किल की देखी, अब स्टेबिलिटी ऑफ एलिल एंड बेंजिल फ्री रेडिकल। Stability of these radical can be explained by delocalization of unpaired electron over pi orbital system। कि इनकी जो स्टेबिलिटी है उसे हम कैसे देखते हैं, उसे हम डिलोकलाइजेशन होता है विस्थानीकरण,
ये क्या है, विस्थानीकरण है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाई ऑर्बिटल सिस्टम पर क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है, उससे अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी उतना ही क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले एलाइलिक फ्री रेडिकल की बात करते हैं। तो इसमें RCH डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ये CH है, ये क्या हो रहा है, इसमें हमने कहा होमोलिसिस करवा रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करा दिया, होमोलिसिस करवा दिया। होमोलिसिस किसके होगा, वाया फिशर का एरो या सिंगल हेडेड एरो से होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, इस CH के पास में, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इस CH के पास आ गया। ये CH का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन जो इस CH के पास गया था वो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम इसमें वापस से कराएं तो यहीं पर ही, तो सिंगल हेडेड एरो से कराया तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस CH के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस CH के पास आ जाएगा। तो इस CH का इलेक्ट्रॉन CH2 के पास, इस CH2 का इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गया वो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन का मिलकर क्या बना दिया, इसने डबल बॉन्ड बना दिया। तो वापस वही स्ट्रक्चर बन गई ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के CH CH2 के बीच में और CH CH के बीच में भी आ रहा है। तो हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड देख लेते हैं, RCH, ठीक है, CH CH2। तो इन दोनों के बीच में हमने डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड बना दिया और ये जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, इसका विस्थानीकरण हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का, कि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है उसमें कैसे होता है। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में C6H5CH2 जो हमारा है रेडिकल वो होता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये तो हो गया हमारा C6H5 और ये हो गया CH2 रेडिकल। अब यहाँ पर अच्छा ये एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि जो इस टाइप के एलाइलिक या बेंजाइलिक में जो डिलोकलाइजेशन ऑफ हम कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होता है, वो होगा जब कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, ठीक है। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि जो आपका ये फ्री रेडिकल है वो और डबल बॉन्ड जो है वो दोनों चीज़ कॉन्जुगेशन में चाहिए। मतलब फ्री रेडिकल फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर फ्री डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल, जो भी चीज़ हो, तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए एक दूसरे के। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि CH2 के पास में क्या आ रहा है, ये रेडिकल आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया ना, इसलिए इसके अंदर क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, क्योंकि ये मूव करेगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। तो कैसे, इसमें हमने करा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इस कार्बन के पास में, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक और बॉन्ड, एक तो था ही और एक और बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, हमारे पास में रेडिकल आ गया। अब ये जो रेडिकल है वो फिर सिंगल बॉन्ड और फिर अगेन डबल बॉन्ड है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में हो गया ना, सिस्टम भी पूरा इतना। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो फिर क्या करेगा, सिंगल हेडेड एरो से करेगा, और ये सिंगल हेडेड एरो जो है वो क्या कर रहा है हमारा, अगेन इसके अंदर करेगा। तो ये तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड है और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये क्या हो गया, फिर कॉन्जुगेशन हो गया इतना सिस्टम। तो यहाँ पर वापस हमने क्या कराया कि सिंगल हेडेड एरो से कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और यहाँ क्या आ गया, हमारा डबल बॉन्ड आ गया। अब उसके बाद वापस हम देखें तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हमारे पास में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हमने क्या करा दिया, इस जगह पर भी हमने क्या कराई है, यही चीज़ कराई ना कि फिशर को एरो से इसके अंदर कराया, होमोलिसिस कराया। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हमारे पास में डबल बॉन्ड बन गया है, और इधर हमारे पास में आ गया वापस से इस कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या बन गई, सारी की सारी बेंजाइलिक की फ्री रेडिकल की अनुनादी संरचनाएं बन गई, कि हम कह सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, हमारे पास में ये फ्री रेडिकल आ गया है। तो वापस पहले हमारा डबल बॉन्ड क्या था, इधर डबल बॉन्ड थे दो और एक यहाँ पर था, अब ये अपोजिट आ जाता है, इधर आ गया और ये दो इधर आ गए। तो इस तरीके से ये इनकी फ्री रेडिकल की अनुनादी, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की अनुनादी संरचनाएं बन गई। अब अगर हम बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और एलाइलिक फ्री रेडिकल की ही स्टेबिलिटी की बात करें तो उस केस में क्या हो गया कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है, कि ग्रेटर देन है एलाइलिक से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है। हमने कहा ना कि जो कॉन्जुगेशन में होगा तभी इसके अंदर होगा, तो यहाँ पर ओनली 1 कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड था, यहाँ पर इसके साथ में केवल एक था। तो अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी, इसके अंदर यही बनी, और यहाँ पर कितने हो गए कि 3 हो गए। तो इसलिए अनुनादी संरचनाएं भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उतनी ही हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाती है।
तो यहाँ पर अगर आपके इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कई सारे आपको इस तरीके से फ्री रेडिकल बनाकर दे देंगे और कहेंगे अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ। तो जैसे अपन ने कह दिया इसमें कि PH3C रेडिकल, मतलब ये फेनिल ग्रुप जो है इसके 3 ले लिए अपन ने। अब हमने ले लिया, मतलब ये 3 डिग्री का हो गया ना, ये 2 डिग्री का हो गया, 2 ले लिए। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो अब एक के में तो कितने हो गए, 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गए, इसके अंदर 3 और 3 6 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएंगे, 2 के हो गए ना, 3 का 1 में, 3 का 1 में, और इसमें 9 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन इसमें होंगी, देन इसमें होंगी, और इनसे भी कम किसके अंदर हो गया हमारा एलाइलिक फ्री रेडिकल, इसमें 1 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। उसके बाद में हमारे क्या आते हैं एल्किल रेडिकल का, और एल्किल का हमने देखा था 3 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री एंड मैथिल फ्री रेडिकल। तो ये इनके सबका क्या हो गया है, इतने का एक ऑर्डर आ गया है स्टेबिलिटी का, कि ऑर्डर हमारे पास में क्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्री रेडिकल की। तो इसीलिए स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर डिक्रीज होंगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में आ रहा है रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये इटसेल्फ भी रिएक्ट करते हैं और अदर फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन विद इटसेल्फ और विद अदर फ्री रेडिकल, कि CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। तो इसने क्या बनाया हमारा CH3 बना लिया, या CH3 रेडिकल हमारे पास है और Cl रेडिकल भी है, तो ये दोनों क्या बना देंगे, CH3Cl बना दिया इसने। दोनों आपस में कंबाइन भी हो गए और एक दूसरे से भी कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है डिसप्रपोर्शनेशन इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। डिसप्रपोर्शन होता है असमानुपातन, ठीक है। असमानुपातन जो रिएक्शन होती है वो होती है डिसप्रपोर्शनेशन। तो इसमें हम ले रहे हैं 2 एथिल रेडिकल हमने लिया CH3CH2, ठीक है। इनके जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमारे पास में क्या है, ये तो हमारे पास में अनसैचुरेटेड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना CH3CH3, ये हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बन गया, सैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसी में ही आप और लिख सकते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप, ये मैंने आपको पहले भी कराई हुई है कहीं पर, ये रिएक्शन ना हम शायद फ्री रेडिकल वाले में ये पहले कराया था आपको, ठीक है। तो वहाँ भी कराइए, एक बार फिर से वापस से देख लो आप 1-2 मिनट में, कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, चेन रिएक्शन होती है। और चेन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप जो है इसमें क्या होगा कि Cl2 जो है Cl ये कोवलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर होमोलिसिस फिशन होगा H की प्रेजेंस में, तो Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बन गया। ये जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, इसमें हमारा डेल्टा H जो है पॉजिटिव होता है, मतलब ये एंडोथर्मिक स्टेप है। डेल्टा H कैसा है, इसके अंदर पॉजिटिव और एंडोथर्मिक स्टेप है। नेक्स्ट जब हमारे पास फ्री रेडिकल बन गए हैं तो सेकंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो ये हमारे पास में क्या था, फर्स्ट स्टेप था, और ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया CH4 जो है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन का कर लिया, तो CH4 प्लस Cl रेडिकल था, तो CH4 को हमने CH3H लिख दिया। तो C और H के बीच के बॉन्ड को हमने कैसे बताया इसमें कि सिंगल हेडेड एरो से हमने इसको बता दिया। तो एक क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल और HCl बन गया, ठीक है, क्योंकि H के पास भी रेडिकल आ गया और Cl के पास भी था, HCl बन गया। ये जो स्टेप है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डेल्टा H क्या है इस स्टेप के लिए, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक स्टेप है। और CH3 रेडिकल जो है वो Cl2 से रिएक्ट करता है, और Cl2 से यहाँ पर फिर Cl रेडिकल बन गया, तो CH3Cl प्लस Cl रेडिकल बन गया। ये स्टेप भी क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक स्टेप है, क्योंकि डेल्टा H जो है यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव है। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे कौन से हो गए हैं, सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप क्या था, चेन प्रोपगेशन स्टेप। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास में क्या आ गया, Cl रेडिकल बना था एक तो यहाँ पर हमारे पास में, और एक हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, CH3 रेडिकल। Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, तो क्या बन गया, Cl CH3 रेडिकल जो है वो CH3 रेडिकल से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन गया, CH3 बन गया। और ये तो अभी इटसेल्फ रिएक्ट कर रहे हैं, अपने आप से रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया इसके अंदर, CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल।
प्रोपेगेशन स्टेप इज ऑलवेज 2 और मोर देन 2 स्टेप। ठीक है, कि प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप का हो सकता है और शुड बी एक्सोथर्मिक, अदरवाइज फ्री रेडिकल वुड नॉट बी टेक प्लेस। ठीक है, कि ये स्टेप हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। और रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है रिएक्शन इज़ वेरी वेरी हाई, कि इनकी रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी जो हमने रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ वाला जो था उसमें भी फ्री रेडिकल का ही था, तो वो भी आप मैकेनिज्म में दे सकते हैं। और भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कोई कि फ्री रेडिकल वहाँ पर बन रहे हैं या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहाँ पर हो रही है, तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में तो ये टॉपिक काफ़ी कुछ बन जाएगा, इतना भी आप लिखते हैं तो आप इसे अपने नोट्स अपने आप तैयार कर लीजिएगा। और एक बात और आपसे कहनी थी कि आप लोगों की ये बहुत ही सभी बच्चों की ज़्यादातर की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैम हिंदी में, तो बेटा बोलते आपको सब चीज़ें हिंदी में हैं, बस बुक आप अपने पास अपनी रख लीजिए हिंदी की। और बाकी तो देखो जो चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं वो आप अगर बार बार करते रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि वही टर्म बार बार रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, आगे अगर आप आगे कहीं भी पढ़ाई करते हैं एमएससी वगैरह में, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपके ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अभी से अगर आदत डाल लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस महीने भर आपको लगेगा ज़रूर कि कुछ टर्म्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन वो टर्म्स आप कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक वीडियो को आप ढंग से और पूरा देखा करिए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को ही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, इसलिए हम मिक्स ही आपको करवा रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू।